अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो गाइस आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो थे वो सिंपली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की एक्टिवेशन करते थे, उनकी जो इफ़ेक्ट हैं उनकी मिमिक्री करते थे और रिसेप्टर पे एक्ट करते थे। और आया जो है ना वो उनमें फिर टू टाइप्स के थे, या तो वो डायरेक्टली एक्टिंग भी थे जिसमें रिसेप्टर पे एक्ट करके एसिटाइलकोलिन की तरह मिमिक्री करते थे, और या तो वो एंजाइम्स पे एक्ट करके इनडायरेक्टली एक्टिंग थे, एंजाइम्स पे एक्ट करके रिवर्सिबल या इरिवर्सिबली, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी जो है ना डिमिनिश हो जाती थी एंजाइम्स की, और एसिटाइलकोलिन जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होता था। तो ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में थे। आज जो लास्ट टॉपिक है एएनएस का वो है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। इस चैप्टर के एंड में मैं आप लोगों को ये सारा जो जितने भी ड्रग्स हैं उनकी मैं एक फ़्लो चार्ट भी आपको बना कर दे दूंगा और मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे फिर देख लें। वो देख के इन लेक्चर्स को देख के वो फिर आसानी रहेगी, सारे एएनएस आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को जो है ना पैरासिम्पैथोलाइटिक भी कहते हैं। पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी कि ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की जो एक्टिवेशन है उनको इनहिबिट करता है, या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है ना वो ब्लॉक करते हैं, तो इन्हें पैरासिम्पैथोलाइटिक भी कहा जाता है। अच्छा, तो जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है ये क्या होता है कि ये सिंपली रिसेप्टर के साथ बाइंड करके और एसिटाइलकोलिन जो है ना इनके साथ फिर बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी जो है ना डिमिनिश हो जाती है। ये यही थे। इनकी जो क्लासिफिकेशन हुई है तो वो इस तरह है कि बाज़ जो ड्रग्स हैं, बाज़ ड्रग जो है वो मस्करीनिक ब्लॉकर है, यानी कि मस्करीनिक रिसेप्टर पे एक्ट करके उनकी ब्लॉकेज करते हैं। बाज़ जो है वो निकोटीन पे एक्ट करके उनकी ब्लॉकेज करते हैं, निकोटीन की रिसेप्टर ब्लॉकर। जो मस्करीनिक ब्लॉकर है तो आया वो होंगे नॉन सेलेक्टिव, यानी कि वो M1 से लेकर M5 तक जितने भी रिसेप्टर हैं उन सब की ब्लॉकेज करेंगे। इनमें मोस्टली जो है ना M1 से लेकर M3 पे एक्ट करने वाले होते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर भी हो सकते हैं, और इनमें जो है ना सेलेक्टिव यानी कि M1 को ब्लॉक करने वाले, M3 को ब्लॉक करने वाले जो है ना हो सकते हैं। ये ड्रग्स हैं। अच्छा, M1 से लेकर M3 तक या जो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर हैं इसमें दो नाम है, दोनों इम्पोर्टेंट है। एक एट्रोपिन है, एट्रोपा बेलाडोना, एंड सेकेंड वन इज़ द स्कोपोलामीन। जो M1 M3 ब्लॉकर्स है तो M1 ब्लॉकर में जो है ना पायरेनजिपिन आता है, पायरेनजिपिन जो कि पेप्टिक अल्सर में यूज़ होगा। और M3 ब्लॉकर्स में जो है ना डेराफिनासिन भी है और इप्राट्रोपियम जो कि ब्रोंकोडाइलेशन करता है, ब्रोंकोस्पाज्म में यूज़ होता है। अच्छा, निकोटिनिक ब्लॉकर्स, निकोटीन कहाँ पर मौजूद है? देखो, एक जो है ना ये प्री गैंग्लियन है, एक जो है ये यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन है। अच्छा, प्री गैंग्लियन में जो है ना निकोटिनिक रिसेप्टर वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी मौजूद है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के में भी मौजूद है निकोटिनिक रिसेप्टर, क्योंकि एसिटाइलकोलिन जो है ना दोनों केसेस में सिंपैथेटिक में भी रिलीज़ होता है, पैरासिम्पैथेटिक। तो इनके जो एक्टिव साइड है या जो रिसेप्टर है वो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। अब निकोटिनिक रिसेप्टर एक तो ये वाला निकोटिनिक रिसेप्टर हो गया जिसे हम गैंग्लियन कहते हैं, गैंग्लियोनिक रिसेप्टर हो गया। एक ये रिसेप्टर जो कि मसल्स पे एक्ट करेंगे, यानी कि लेट्स सपोज इट इज़ पैरासिम्पैथेटिक है, ये सारा केस जो है पैरासिम्पैथेटिक है। तो प्री गैंग्लियन भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा और पोस्ट गैंग्लियन भी जो है ना वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा। तो ये पोस्ट गैंग्लियन जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा तो वो स्केलेटल मसल्स या जो मसल्स है उन पे एक्ट करेगा। तो इनको जो है ना हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर एसिटाइलकोलिन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो ये जो निकोटिनिक ब्लॉकर्स हैं वो इधर भी एक्ट कर सकता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी एक्ट कर सकता है। तो ये इस वजह से क्लासिफाई हुए इनटू गैंग्लियोनिक
ब्लॉकर्स एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन जनरली हुई हैं। अच्छा, हम पढ़ेंगे कि मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं। इनमें नॉन सेलेक्टिव पढ़ेंगे, सेलेक्टिव पढ़ेंगे, फिर जो है ना हम पढ़ेंगे कि निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कौन से हैं और नॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर कौन से हैं। अच्छा, तो एंटी मस्करीनिक एजेंट्स हम पहले पढ़ेंगे या मस्करीनिक ब्लॉकर्स पढ़ेंगे। तो एंटी मस्करीनिक एजेंट में जिस तरह हमने पढ़ा कि एक नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव के जो थे वो एट्रोपिन था एंड स्कोपोलामीन। कमिंग टुवर्ड द एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन इज सिंपली नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर विच इज़ tertiary amine and it has highly affinity for the muscarinic receptor। यानी इनका जो affinity है वो muscarinic receptor की तरफ ज़्यादा है बनिस्बत निकोटिनिक रिसेप्टर की तरफ। तो एट्रोपिन जो है ना वो ब्लॉक करेगा muscarinic रिसेप्टर को ही। अब आते हैं इनके एक्शन की तरफ। तो इसका जो एक्शन है वो आइज़ पे भी है, क्योंकि आइज़ में भी मस्करीनिक रिसेप्टर है, आइज़ पे है। इसके अलावा जीआई ट्रैक में है और CVS पे है एंड सिंपली द सिक्रीशंस। आइज़ पे जो है ना ये सिंपली मिड्रियासिस काज करेगा, यानी कि डायलेशन ऑफ दी प्यूपल। और इसके अलावा ये एक प्रॉब्लम भी काज करता है जिसे हम साइक्लोप्लीजिया कहते हैं, जिसकी वजह से आई जो है ना वो फोकस नहीं कर पाती। तो साइक्लोप्लीजिया एज वेल एज दी मिड्रियासिस। जीआई ट्रैक में जो है ना ये मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, जे मोटिलिटी को डिक्रीज़ करता है। CVS पे क्या एक्ट करेगा? CVS में जो है ना दो काम हो सकते हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। CVS पे ये जो है ना ये प्री साइनेप्टिक है। अब क्या होगा कि यहाँ जो है ना होते हैं M1 रिसेप्टर, जिस तरह के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में मौजूद थे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के इधर अल्फा 2 रिसेप्टर मौजूद होते थे। इसी तरह प्री साइनेप्टिकल यहाँ पर M1 होता है। अगर हम लो डोज में एट्रोपिन यूज़ करते हैं, एट्रोपिन एट लो डोज, तो ये जो है ना M1 रिसेप्टर की ब्लॉकेट करेगा। ये M1 रिसेप्टर जो है ना ये रेगुलेशन करता है, मतलब कि M1 रिसेप्टर अगर ब्लॉक होगा तो एसिटाइलकोलिन जो है ना वो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से जो है ना CVS पे इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? CVS पे जो है ना इसका इफ़ेक्ट देखो, लो डोज पे जो है ना हार्ट रेट कम हो जाता है और हाई डोज पे जो है ना यानी एसिटाइलकोलिन जो है ना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है ना वो कम हो जाएगा। हार्ट रेट अगर डोज बढ़ा देते हैं यानी कि हाई डोज, तो क्या होगा? ये जो है एक्ट करेगा फिर किस पे? M2 रिसेप्टर्स। मैंने बताया था कि M2 रिसेप्टर जो है ना वो हार्ट में मौजूद होता है, हार्ट में मौजूद होता है। तो M2 रिसेप्टर्स की ब्लॉकेट की वजह से जो है ना क्या होगा कि हार्ट जो है ना वो पंपिंग ज़्यादा करेगा, पंपिंग क्या करेगा? ज़्यादा हो जाएगी एंड हार्ट रेट इसका ज़्यादा होगा। तो M2 रिसेप्टर की ब्लॉकर के तौर पर हाई डोज में जो है ना ये हार्ट रेट ज़्यादा करवाता है, लेकिन M1 की ब्लॉकर्स की वजह से जो है ना हार्ट रेट कम हो जाएगी। तो लो डोज हाई डोज का किस्सा इसमें मौजूद है। अच्छा, तीसरा जो है ना वो सिक्रीशन पे है। तो ये सिक्रीशन को कम करता है, यानी कि ये लेक्रीमेशन को कम करता है। इसके अलावा सलाइवेशन को कम करता है, नेज़ल सिक्रीशन को भी कम करता है, क्योंकि इनका सिक्रीशन पे जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट है। वाई? बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है ना वो इनहिबिट हो जाती है, और जो सिक्रीशन का ताल्लुक जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के साथ है। अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही है तो सिक्रीशन ज़्यादा होगी, अगर वो इनहिबिट हो रही है तो सिक्रीशन कम होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ इट। थेरेप्यूटिकली यूज़ क्या होगा फिर? थेरेप्यूटिकली अच्छा, थेरेप्यूटिकली ये यूज़ होता है ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशंस,
ऑफ्थेल्मिक सोल्यूशन मिड्रियासिस, क्योंकि मिड्रियासिस को काज करेगा। तो मियोसिस का जो ऑपोजिट है वो है मिड्रियासिस। तो मिड्रियासिस में हम यूज़ करते हैं टॉपिकली, इसका यूज़ मिड्रियासिस में है साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो है ना हम इसे कहते हैं डायग्नोसिस पर्पस। एक्चुअली इसका है डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ होता है। अमूमन ये रेट्स पे रेबिट्स पे जो है ना इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इसमें एट्रोपिन का जो है ना वो यूज़ होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये GI मोटिलिटी को स्टॉप करता है, मतलब कि इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट भी है। 3, अगर किसी बंदे को जो है ना सिक्रीशन उसकी स्वेटिंग उसकी ज़्यादा हो रही है या लेक्रीमेशन ज़्यादा हो रही है, सलाइवेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये दे सकते हैं। ये एंटी सिक्रीटरी काम भी करता है, एंटी सिक्रीटरी सिक्रीशन को जो है ना वो कम करता है। वाई? बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। CVS पे जिस तरह हमने पढ़ा था कि CVS पे जो है ना इसका इफ़ेक्ट क्या है कि ये कम करता है, मतलब कि हार्ट रेट को कम करता है व्हेन गिवन इन लो डोज। तो लो डोज में जो है ना हार्ट रेट को कम करेगा तो ब्रेडिकार्डिया काज होगा। 5वां जो है वो है सर्टन एगोनिस्ट है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि इरिवर्सिबल एगोनिस्ट थे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इकोथायोफेट का क्या काम था कि ये जो है ना कोवलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं एंजाइम के साथ, कोलिन एस्टरेज के साथ, और उन्हें जो है ना इनहिबिट करवा देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता और वो अपना एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है, और ये एज ए इंसेक्टिसाइड और पॉइजनस सब्सटेंस के तौर पर यूज़ होगा। अगर कोई बंदा जो है ना एक्सीडेंटली ये US में और इन कंट्रीज़ में जो है ना ये इकोथायोफेट ये एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है, क्रॉस पे इनका स्प्रे होगा। अगर आपने जो है ना कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट खा लिया बगैर धोए और ये इकोथायोफेट उस पर मौजूद था, तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की स्टिमुलेशन करेगा। तो इनकी और ये स्टिमुलेशन जो है ना बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसमें जो है ना सिक्रीटरी इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपके लंग्स पर और GI ट्रैक पर और ये CVS पर इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इन इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए हम एंटीडोट देते हैं और उन एंटीडोट को हम जो है ना एट्रोपिन कहते हैं। एट्रोपिन जो है ना एज ए एंटीडोट भी यूज़ होता है। तो ये थेरेपेटिक यूजेस थे इनके। और फार्माकोकाइनेटिक में जो है ना ये एट्रोपिन ये सिंपली दे सकते हैं हम, ओरली भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉन सेलेक्टिव दूसरा वन था स्कोपोलामीन। तो स्कोपोलामीन भी नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि ये सारे मस्करीनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। कमिंग टूवर्ड द एक्शन ऑफ द स्कोपोलामीन, तो इसका जो एक्शन है वो एंटी मोशन सिकनेस है। जो ट्रेवल नहीं कर पाते उन्हें, मतलब कि नाज़िया वोमिटिंग आती है उन बंदों को, तो उस केस में जो है ना स्कोपोलामीन देते हैं। स्कोपोलामीन इज़ बेस्ट फॉर द मोशन सिकनेसेस एंड बिसाइड दिस इट आल्सो प्रोड्यूस द सिडेशन इन द हायर डोज। थेरेपेटिक यूज़ जो है ना वो मोशन सिकनेस है, और इसके अलावा जो है ना नाज़िया, दिल ख़राब होता है तो उस केस में, और वोमिटिंग, इन केसेस में जो है ना थेरेपेटिकली यूज़ होता है स्कोपोलामीन। इसके अलावा जो सेलेक्टिव थे, तो सेलेक्टिव में मैंने बताया कि एक M1 थे और एक जो है ना M3 थे। M1 जो है वो है पायरेंजिपिन जो है ना ये पेप्टिक अल्सर में होता है, क्योंकि ये जो है ना पेप्टिक अल्सर में यूज़ होगा थेरेपेटिकली। वाई? इसका एक्शन जो है ना ये HCl की सिक्रीशन जो है ना वो मिनिमाइज़ करता है। पेप्टिक अल्सर जो है ना वो मेनली बिकॉज ऑफ द हाई सिक्रीशन ऑफ HCl या ये H. पाइलोरी की वजह से होता है। अगर HCl की वजह से है तो उस केस में जो है ना हम पायरेंजिपिन दे सकते हैं, जो कि मस्करीनिक ब्लॉकर है, सेलेक्टिव मस्करीनिक M1 ब्लॉकर है। तो वो पायरेंजिपिन जो है ना ये HCl की सिक्रीशन को कम करेगा। अच्छा, M3 ब्लॉकर जो है इसमें डेराफिनेसिन है, और इसके अलावा जो है ना इप्राट्रोपियम भी है। डेराफिनेसिन का जो इफेक्ट है वो तो यूरिनरी सिस्टम में है। यूरिनरी सिस्टम में क्या है कि ये रिटेंशन करता है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन आ रही हो तो उस केस में जो है ना आप डेराफिनेसिन दे सकते हैं। इप्राट्रोपियम जो है ना यूरिनेशन को ये कम करता है। इप्राट्रोपियम जो है ना ये ब्रोंकोडाइलेटरी इफेक्ट इसका है। ये ब्रोंकाई पे एक्ट करेगा और ये जो है ना ब्रोंकोडाइलेशन काज करेगा, ये सेलेक्टिव ब्लॉकर्स थे मस्करीनिंग।
इसके बाद आते हैं निकोटिनिक ब्लॉकर्स जो हैं। तो निकोटिनिक ब्लॉकर्स में मैंने बताया था कि निकोटिनिक ब्लॉकर्स हमने 2 पढ़े हैं। एक जो है ना सिंपली द गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर एंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर जो है वो सिंपली जो मसल, स्केलेटल मसल, तो न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल की जो है ना इधर ये ब्लॉकेट करते हैं, इधर जो निकोटिनिक रिसेप्टर मौजूद होंगे तो इनकी ब्लॉकेज होगी, जिसकी वजह से जो है ना एसिटाइलकोलिन इन पे एक्ट नहीं कर पाएगा। इन पे जब एक्ट नहीं कर पाएगा तो सिंपली जो है ना स्टिमुलेशन इसकी नहीं हो पाती और ये रिलैक्स हो जाते हैं। यानी इनका लास्ट रिजल्टिव इफेक्ट क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ द मसल है, तो ये एज ए रिलैक्सेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो ब्लॉक करते हैं ये मतलब कि 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए हैं। या तो जो है ना ये क्या करेंगे कि ये एक्ट इस पे करके इनकी जो है ना डीपोलराइजेशन करेंगे, यानी कि अंदर जो है ना ये डीपोलराइजेशन करेंगे। हम इसे क्या कहते हैं, डीपोलराइजिंग एजेंट्स, निकोटिनिक डीपोलराइजिंग एजेंट्स। या जो है ये क्या करते हैं कि ये जो है ना ये नॉन डिपोलराइजिंग, यानी कि ये इधर जो है ना इसे ब्लॉक करते हैं, बस इस इधर जो है ना स्टिमुलेशन नहीं हो पाती और ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक जो है ना वो नॉन डिपोलराइजिंग है और एक जो है वो है डिपोलराइजिंग एजेंट्स। अच्छा, जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है तो इसमें जो फर्स्ट वन इज़ क्यूरियर, ये फर्स्टली डिस्कवर हुआ था क्यूरियर। इसके बाद ट्यूबोक्यूरिन आ गया था, वेनकोक्यूरियम आया है और पेनक्यूरोनियम आया है और सिस्टाक्यूरियम आया है। तो ये सारे इसके नाम है, लेकिन जो पेरेंट था वो यही है। ये नॉन डिपोलराइजिंग है। इसका जो इफेक्ट है वो किस तरह होता है कि नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट जो है ना ये ब्लॉक कर दे निकोटिनिक रिसेप्टर को, और एक बार निकोटिनिक रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाता है तो ये मतलब कि क्या करेगा, इट विल सिंपली प्रोड्यूस द इट विल प्रिवेंट द डीपोलराइजिंग, ये डीपोलराइजिंग को इनहिबिट करेगा। जब डीपोलराइजिंग इनहिबिट होगी तो क्या होगा कि ये कंट्रैक्शन स्टेट से निकल के रिलैक्स हो जाएगा। जब ये रिलैक्स हो जाएगा यानी कि फर्स्ट जो है ना ये डीपोलराइजिंग को इनहिबिट करेगा। जब डीपोलराइजिंग इनहिबिट हो जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट से, यानी कि डीपोलराइजिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आई थी, वो कन्वर्ट हो जाता है रिलैक्स स्टेट में। दिस तो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट से ये रिलैक्स स्टेट में होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंपली नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरा है वो है डीपोलराइजिंग एजेंट्स या डीपोलराइजिंग इनहिबिटर्स। डीपोलराइजिंग इनहिबिटर्स जो है ये क्या काम करते हैं, तो डीपोलराइजिंग इनहिबिटर्स ये सिंपली इट विल प्रोड्यूस द डीपोलराइजेशन हाइपर, मतलब कि जो डीपोलराइजेशन होती है वो बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो है ना ये मसल्स, स्केलेटल मसल जो है ना ये डीसेंसिटाइज हो जाते हैं। यानी आप जो है ना बार बार इन स्टिमुलस दे रहे हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ ये एक्ट करते हैं, मतलब कि नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट जो है इसमें सक्सिनाइल कोलिन आता है ना, सक्सिनाइल कोलिन जो है ना इन रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, इनके साथ बाइंड होता है और ये काम करता है एज एसिटाइल कोलिन। यानी इसका काम जो है वो पैरासिम्पेथोमाइमेटिक की तरह है, एगोनिस्ट की तरह है, लेकिन ये इनकी स्टिमुलेशन करेगा बेहद। जब ये ज़्यादा स्टिमुलेशन करेगा तो ये चीज़ जो है ना ये डीसेंसिटाइज, ये स्टिमुलस को जो है ना डीसेंसिटाइज करेगी। फर्स्ट तो ये डीपोलराइज हो जाएंगे, थोड़ा कंट्रैक्शन फील करेंगे, फिजिकुलेशन आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है ना ये रिलैक्स हो जाएंगे, इसमें नेगेटिविटी यानी कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें नेगेटिविटी आ जाएगी फिर, तो ये वापस जो है ना रीपोलराइज हो गई, तो रिलैक्स स्टेट में आ गए। तो ये जो है ना ये पावरफुल रिलैक्सेंट के तौर पर जो है ना यूज़ होता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं। जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर हैं, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर मैंने बताया था कि सिंपली इट इज़ द प्री गैंग्लियन एंड दिस इज़ द पोस्ट गैंग्लियन। तो इधर जो है ना निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन ये दोनों
निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ना, ये निकोटिनिक रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट गैंग्लियन, इट इज़ प्रेजेंट बोथ इन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अगर हम इनकी ब्लॉकेज करेंगे तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी स्टॉप होगी और पैरासिम्पैथेटिक, दोनों एक्टिविटी जो है ना वो स्टॉप होती है। तो इनके जो ब्लॉकर है वो निकोटीन है। निकोटीन जो है ना, इट इज़ अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एएनएस। एएनएस में जो है ना हमने जितना कुछ पढ़ा है उनका मैं फ्लो चार्ट बना दूंगा और आपको सेंड कर दूंगा, आप उनसे फिर देख ले। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दे, या मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी इधर शेयर कर लूँगा, उसमें आप भेज दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उनका आंसर दे दूँगा, या कोई सजेशन हो तो उस केस में भी आप जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो है ना हमने जितना कुछ पढ़ा है उसमें हमने कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या है, इसमें जो है ना हमने फिर 2 केसेस पढ़े कि एक जो है ना मस्करिनिक है, एक जो है ना निकोटिनिक है। मस्करिनिक में नॉन सेलेक्टिव थे और सेलेक्टिव थे। नॉन सेलेक्टिव में फिर एट्रोपिन था और स्कोपोलामीन था। सेलेक्टिव में M1 ब्लॉकर्स में पायरेंजिपिन था और M3 ब्लॉकर्स में डेरेनफेनेसिन एंड एप्राट्रोपियम था। जो निकोटिनिक थे, निकोटिनिक में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर थे और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर थे। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में सिंपली एक नाम था जिसका नाम था निकोटीन। जो इसमें थे उसमें नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग। नॉन डीपोलराइजिंग में क्यूरियर, ट्यूबोक्यूरेरियम एंड वेनकोक्यूरियम ये नाम थे। जो डीपोलराइजिंग थे उसमें एक ही नाम है जो कि सक्सिनाइल कोलिन है। ये सिंपली ब्लॉक करते हैं किसको, इट एक्ट सेम लाइक द एसिटाइल कोलिन, बट what it will do due to more depolarization, the muscle become repolarized because of desensitization, and the effect is relaxation of the muscle. So this is all about the cholinergic antagonist. Allah Hafiz.